नमस्कार, मैं मोनिका यादव कंपटीशन विंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करती हूँ। यह क्लास जो है वो आगामी सीजी व्यापम के प्रयोगशाला परिचारक के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। आज का हमारा विषय है भौतिकी। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला प्रश्न है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। सूची 1 में है भौतिक राशि और सूची 2 में है माप की इकाई। सूची 1 में भौतिक राशि क्या क्या दी हुई है? शक्ति, ताप है और क्या है? बल है। और माप इकाई में क्या क्या है? कैलोरी, फर्स्ट कैलोरी है, सेकंड जो है वो न्यूटन है, थर्ड जो है वो वॉट है। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है? वॉट। और ताप का मात्रक क्या होता है? कैलोरी। और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ए का क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। तो ए का 3 क्या है? एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं पहले। भौतिक राशियां, भौतिक के नियम व गुणों को जिस राशि में व्यक्त किया जाता है वो भौतिक राशि कहलाती है। भौतिक राशि जो है वो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक अदिश राशि जिसमें केवल परिमाण होता है और एक सदिश राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। जैसे कि हम एक कोई बिंदु ए है, ए से हम वृत्ताकार पथ में जा रहे हैं। ए से हम वृत्ताकार पथ जो है वो तय कर रहे हैं और कहाँ पहुंच रहे हैं? ये पॉइंट ए है, उसी पॉइंट पर फिर से पहुंच जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर दूरी की बात करें तो मान लिया जाए इसकी दूरी होगी वृत्ताकार पथ की 5 किलोमीटर। तो यहाँ पे दूरी हो जाएगी कितना? 5 किलोमीटर। लेकिन अगर हम विस्थापन की बात करें तो यहाँ विस्थापन कितना हो जाएगा? अगर इसी पॉइंट से इसी पॉइंट पे आ रहे हैं तो विस्थापन जो है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो विस्थापन क्या हो गई? सदिश राशि है और दूरी क्या है? अदिश राशि है। भौतिक राशि को मापने के लिए एक निश्चित परिमाण को मानक मान लेते हैं जिसे मात्रक कहते हैं। मात्रक को मापने के लिए 4 पद्धतियां हैं: सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस और एसआई मात्रक। सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, यहाँ पे क्या हो जाएगा? फुट पॉइंट सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड। ये हो जाएगा वो दूरी का मात्रक है, ये द्रव्यमान का है और ये किसका है? समय का। अभी जो यूज किया जाता है वो क्या है? एसआई मात्रक। तो एसआई मात्रक में जो है वो 7 मूल मात्रक होते हैं। कौन कौन से 7 मूल मात्रक हैं देखते हैं। तो पहला है लंबाई, जो जिसका मात्रक क्या होता है? मीटर। दूसरा है द्रव्यमान जिसका मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। तीसरा है समय जिसका मात्रक क्या होता है? सेकेंड। चौथा है ताप जिसका मात्रक क्या होता है? केल्विन। पांचवा क्या है? विद्युत धारा जिसका मात्रक होता है? एम्पियर। छठवा है ज्योति तीव्रता जिसका मात्रक होता है? कैंडेला। और 7वां है पदार्थ का परिमाण जिसका मात्रक क्या होता है? मोल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो विद्युत शक्ति की इकाई क्या हो जाएगी? पहला है एम्पियर, दूसरा है वोल्ट, तीसरा है कूलॉम, चौथा है वॉट। तो विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? वॉट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है खगोलीय इकाई और सूची 2 में जो है ये जो है डेटा गिवन है कि वो कितने मतलब मीटर से उसका संबंध है कि कितना होता है। तो खगोलीय इकाई, तो खगोलीय इकाई में देखिए तो कितना होता है ये? इसका मीटर से जो संबंध है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। प्रकाश वर्ष की बात करें तो प्रकाश वर्ष में कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। एंगस्ट्रॉम में होता है 10⁻−10 मीटर। माइक्रोन में कितना होता है? 10⁻⁻6 मीटर। और 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है?
1.6 इंटू 10⁻⁻13। हम एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करें तो कितना आवेश होता है, कितना जूल होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 1 मेगावाट, तो एक मेगा की बात करें तो वो कितना होता है, 10⁻6 होता है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, लेकिन यहाँ पे 1 मेगा वोल्ट बोला गया है, तो ये 10⁻6 को अगर इसको 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻6। तो क्या आंसर हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और +6 कितना आ जाएगा, -13 जूल। ये हो गया इसका। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4th क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। फर्स्ट है, प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलता है। दूसरा है, समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से क्या होता है, अधिक होता है। तीसरा कथन है, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिक्रिया से लोहे में जंग लगता है। तो प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलता है। तो प्रकाश की गति की बात करें, प्रकाश की गति जो है वो कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ध्वनि की गति की बात करें तो कितना होता है, 336 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ क्या बोला, प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलता है। तो प्रकाश जो है वो 3 × 10⁸, मतलब बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे ऐसा कुछ 10 का घात नहीं है, मतलब ये 336 है, मतलब बहुत ही कम रेंज है। तो प्रकाश का जो गति है वो कितना हो जाएगा, ध्वनि से जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा है, समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। तो समुद्र के पानी का घनत्व, समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा होता है, तो उसका घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिक्रिया से लोहे में जंग लगता है। तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड से वो क्रिया नहीं करता, वो किससे करता है, ऑक्सीजन से क्रिया करके उसमें लोहे में क्या होता है, जंग लगता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो कथन 3 जो है वो क्या है, गलत है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 और 2 क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो प्रकाश की गति जो है वो कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जैसे मैंने बताया पहले। और ध्वनि की गति कितना है, 344 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो प्रकाश की गति है, प्रकाश की गति या फिर वेग बोला जा सकता है, वो क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा ध्वनि की गति से। दूसरा है, समुद्र के पानी में खनिज व नमक होता है, इसलिए इसका घनत्व जो है वो अधिक होता है। मतलब ये क्या होता है, खनिज भी होता है और नमक होता है इसमें, इसलिए इसका घनत्व अधिक होता है। जबकि नदी के पानी में कोई भी नमक और खनिज नहीं होता, इसलिए वो क्या होता है, प्योर होता है। तो उसमें जो है उसका घनत्व जो है वो क्या होता है, कम होता है। तीसरा स्टेटमेंट था जिसमें जंग, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया से क्या लगता है, जंग लगता है। जबकि ऑक्सीजन से और जल से क्रिया करके क्या होता है, उसमें जंग लगता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है 2Fe2O3 × XS2O। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5th क्वेश्चन है, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है। ऑप्शन ए है अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन बी है केंद्राभिमुखी बल, ऑप्शन सी है गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन डी है कोई अन्य बल। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं तो पृथ्वी जो है वो क्या कर, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता है। तो उपग्रह जो है वो क्या करता है, ग्रहों का चक्कर लगाता है। कोई भी उपग्रह है वो क्या कर रहा है, ग्रहों का चक्कर लगा रहा है। पृथ्वी है, जैसे चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा जो है वो क्या है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। तो ये क्या करता है, पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा बल लगेगा,
केंद्राभिमुख बल जो कहाँ लगता है, केंद्र की ओर लगता है। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो केंद्राभिमुख जो है उसमें बल कहाँ लगेगा, केंद्र की ओर लगता है। जैसे उदाहरण में ग्रहों की गति, अभी देखा हमने उपग्रहों की गति। अब केंद्रीय बल की बात करें तो अब केंद्रीय बल जो है वो केंद्र से बाहर की ओर लगता है। तो केंद्र से बाहर की ओर लगता है तो उसका एग्जाम्पल अगर देखिए तो क्या हो जाएगा, वॉशिंग मशीन हो गया एग्जाम्पल, जो कपड़े को क्या करता है, वॉशिंग मशीन में अगर कपड़ा जो धोते हैं तो उसमें क्या होता है, कपड़ा जो है वो बाहर की तरफ फेंकाता है। तो ये बल कैसा लग रहा है, बाहर की ओर। और दूध से मक्खन निकालते हैं तो भी जो मक्खन है वो कहाँ सेपरेट होता है, बाहर की ओर, मतलब केंद्र से बाहर की ओर हो रहा है। तो ये कैसा बल है, अब केंद्रीय बल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि आवृत्ति मानव कर्ण द्वारा नहीं सुनी जा सकती। ऑप्शन ए है 50 हर्ट्ज, ऑप्शन बी है 100 हर्ट्ज, ऑप्शन सी है 500 हर्ट्ज, ऑप्शन डी है 50,000 हर्ट्ज। तो यहाँ देखिए तो ऑप्शन डी जो है वो इनकरेक्ट है, जो मानव कर्ण के द्वारा नहीं सुना जा सकता, जो कि श्रव्य ध्वनि नहीं है। चलते हैं इस डिटेल की ओर। तो ध्वनि जो है वो आवृत्ति के अनुसार 3 प्रकार की होती है। एक होता है अपश्रव्य इंफ्रासोनिक, एक होता है श्रव्य तरंग ऑडिबल, और एक होता है पराश्रव्य अल्ट्रासोनिक। तो अपश्रव्य की बात करें तो ये 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति का होता है। और श्रव्य तरंग की बात करें जो कि 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होता है। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, हम किसकी बात कर रहे हैं, श्रव्य ध्वनि, क्योंकि मानव कर्ण जिसको सुन सकती है उसको श्रव्य ध्वनि बोला जाता है। तो 20 से 20 किलो हर्ट्ज की बात कर रहा है। तो इस रेंज के बीच क्या क्या आ जाएगा, 50 भी आ जाएगा, 100 भी आ जाएगा, 500 भी आ जाएगा, लेकिन 50,000 जो कि 20,000 से भी क्या है, ज़्यादा है, तो ये इस रेंज में नहीं आएगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और एक देखते हैं पराश्रव्य जो होता है अल्ट्रासोनिक, जो कि 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होता है। तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, 20 से 20 किलो हर्ट्ज, और एक क्या रेंज है 20 हर्ट्ज, और एक क्या है 20 किलो हर्ट्ज। मतलब हम ये बीच का रेंज याद रखें तो हमको तीनों याद हो जाएगा। तो 20 से 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज को यहाँ लिख दो और 20 किलो हर्ट्ज को यहाँ लिख दो। तो 20 हर्ट्ज से कम की अगर बात करें तो उसको बोलेंगे अपश्रव्य। 20 से 20 किलो हर्ट्ज की बात करें तो उसको बोला जाएगा श्रव्य सोनिक और ऑडिबल। और 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा की बात करें तो वो हो जाएगा पराश्रव्य। तो इसमें एग्जाम्पल देखते हैं, जो हाथी और वेल जो है सुन सकते हैं वो क्या हो जाएगा, अपश्रव्य में आएगा। श्रव्य तरंग की बात करें तो जो मनुष्य सुन पाते, जो हम सुन पाते हैं वो श्रव्य तरंग में आएगा। और पराश्रव्य में जो कुत्ते बिल्लियां हैं सुन पाते हैं, और एक सिस्टम होता है सुनार जिसमें जहाजों से समुद्र में कुछ पता लगाने के लिए जिसका यूज किया जाता है वो क्या है, सुनार। तो वो भी पराश्रव्य तरंगों में काम करता है। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो कथन और कारण में है। कथन क्या बोल रहा है, चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। और कारण है चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। देखते हैं, तो चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। चंद्रमा पर अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं है तो अभी जो चंद्रयान ये सब भेज रहे हैं तो वहां पे कैसे स्टे करता, गुरुत्वाकर्षण नहीं होता। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो कारण क्या है, गलत है। तो कथन सही है परंतु कारण क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की ओर। इसमें एक और चीज देखते हैं, W इक्वल्स टू क्या होता है, mg, जहां पे g जो है वो गुरुत्वीय त्वरण होता है, गुरुत्वाकर्षण होता है, और W क्या है उसका, W जो है भार है, और m जो है वो द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान जो है वो कभी चेंज नहीं होगा,
द्रव्यमान जो है वो चंद्रमा पे चेंज नहीं होगा। चेंजेस किस में होते हैं? अगर गुरुत्व में चेंज होगा तो किस में चेंज होगा? भार में चेंज होगा। गुरुत्व में अगर चेंज होगा तो भार में भी क्या होगा? चेंज होगा। तो जो चंद्रमा का गुरुत्व है, चंद्रमा का, वह पृथ्वी के गुरुत्व के, गुरुत्वीय त्वरण के, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के क्या होता है? 1/6 होता है। इसका 1/6 गुना होता है। मतलब क्या होता है? कम होता है। तो अगर गुरुत्वीय त्वरण 1/6 होता है तो भार भी क्या हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर ए, जल की सतह पर तेल फैल जाता है। ऑप्शन नंबर ए है तेल का घनत्व पानी से अधिक है। बी है तेल का घनत्व पानी से कम है। ऑप्शन नंबर सी है तेल का पृष्ठ तनाव पानी से अधिक है। ऑप्शन नंबर डी है तेल का पृष्ठ तनाव पानी से क्या है? कम है। तो पृष्ठ तनाव की बात करें तो जैसे किसी सरफेस पे अगर पानी जो है फैल जाता है तो वो कैसे होने लगता है? सिकुड़ने लगता है। पानी जो है कैसे होने लगता है? पास पास आने लगते हैं उसके कण। तो यही क्या है? उसके पृष्ठ तनाव का गुण है उसका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जल की सतह पर फैल जाता है तो पृष्ठ तनाव से वो क्या करता है? अपने सरफेस को और कम करने की कोशिश करता है। बल्कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि फैल जाता है। तो फैल जाता है मतलब उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो तेल का पृष्ठ तनाव पानी से क्या है? कम है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कथन है लकड़ी से भूसे में लिपटी बर्फ शीघ्र नहीं पिघलती। कारण लकड़ी का भूसा कुचालक होने के कारण यह ताप संवहन को रोकता है। तो यहाँ बर्फ रखी हुई है और उसमें चारों तरफ क्या रखा हुआ है? भूसा रखा हुआ है। तो वो क्या करेगा? अगर बाहर से जो उष्मा आ रही है उसको अंदर जाने नहीं देगा। तो ये भूसा कैसा काम कर रहा है? एक कुचालक की तरह। कैसा कार्य कर रहा है? एक कुचालक की तरह जो कि उष्मा को अंदर जाने नहीं देगा। तो वो क्या कर रहा है? जो ताप आ रहा है उसको संवहित होने नहीं दे रहा है। मतलब उसके संवहन को क्या कर रहा है? रोक रहा है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएंगे? कथन और कारण दोनों क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? कथन कारण दोनों सही है और कारण कथन को स्पष्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, इसमें एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ा। उष्मा स्थानांतरण की विधियां, तो अभी हमने बात की थी पिछले में संवहन की। तो उष्मा स्थानांतरण की विधियां जो है वो 3 प्रकार की हैं। एक चालन, संवहन और विकिरण। जैसे इस पिक्चर में देखें तो यहाँ सबसे पहले बात करें कंडक्शन। कंडक्शन मतलब क्या? चालन। तो चालन में क्या हो रहा है? यहाँ पे ये जो बर्तन रखा हुआ है वो क्या हो जा रहा है? गर्म हो रहा है। तो कंडक्शन से इसका जो हैंडल है वो भी क्या होता जाएगा? धीरे धीरे गर्म होता जाएगा। अगर ये किसी धातु का बना है तब ये क्या होता जाएगा? धीरे धीरे गर्म होता जाएगा। मतलब ये गर्म हुआ, फिर वो उसका दूसरा कण गर्म होगा, वैसे ही करके ये आगे बढ़ता जाएगा और ये पूरा जो है वो गर्म हो जाएगा। तो चालन में क्या हो रहा है? कण जो है वो क्या होते जा रहे हैं? स्थानांतरित होते जा रहे हैं। तो मतलब चालन जो है वो किस में होता है? ठोस में होता है। कन्वेक्शन मीन्स संवहन। संवहन की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे इस बर्तन में पानी जो है वो गर्म हो रहा है। तो यहाँ पे जो जल, पानी का जो नीचे का परत है वो गर्म होके ऊपर उठा और ऊपर से ऊपर का जो कण है वो कहाँ आया? नीचे आया। तो इसमें क्या होता जाता है? जो नीचे के कण हैं वो हल्के होकर ऊपर उठते हैं और जो ऊपर के कण हैं वो नीचे आते जाते हैं। तो ऐसे ही ये पूरा क्या होता जाएगा? गर्म होता जाएगा। तो ये कौन सी विधि है? संवहन है। रेडिएशन की बात करें तो रेडिएशन जो है सन से जो लाइट आती है वो किसके थ्रू आती है? पृथ्वी पे रेडिएशन के थ्रू ही, विकिरण के थ्रू ही आती है।
जिसमें किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती, किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती, विकिरण जो है वो सीधे आती है, उसकी जो किरणें हैं वो विकिरण के माध्यम से आती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि किस पाठ्यांक पर ताप जो है वो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे। तो इसके पहले हम चलते हैं इसके डिटेल पे। तो हम तापमापी स्केल की बात करें तो उसमें सेंटीग्रेड सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट होता है, र्यूमर होता है और क्या होता है, केल्विन होता है। तो ये सभी के बीच रिलेशन देखें तो ये फॉर्मूला हमको लर्न होना चाहिए। तो इसमें अगर ये फॉर्मूला लर्न है तो हम एक ताप दूसरे में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। एक स्केल से दूसरे स्केल में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में करें, फ़ारेनहाइट से केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पीछे क्वेश्चन में क्या बोला है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का रिलेशन बोला है। तो हम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का रिलेशन देखें तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है C/5 इक्वल टू F-32/9। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में कब तापमापी में एक ही रीडिंग होंगे। तो हमने अभी फॉर्मूला देखा क्या, C/5 इक्वल टू, मतलब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रिलेशन क्या देखा, F-32/9। तो या तो हम C इक्वल्स टू F करें या तो F इक्वल्स टू C करें, बोथ आर सेम। तो यहाँ पे C की जगह हम क्या पुट करते हैं, F अगर पुट करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि तापमापी एक ही होगा बोल रहे हैं, तो सेल्सियस जो है वो फ़ारेनहाइट के बराबर हो जाएगा F-32/9। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, 9F इक्वल्स टू 5F माइनस 9F माइनस 5F। तो 9F माइनस 5F इक्वल टू कितना आ जाएगा, -160। 9 में से 5 माइनस करेंगे कितना आएगा, 4F माइनस 160। इसको सॉल्व करें आगे, F इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -160 डिवाइडेड बाई 4। तो F की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 4 4 जा 16 और 0, तो कितना आ जाएगा, -40 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -40 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो इसके बराबर में तापक्रम डिग्री सेल्सियस है। तो इसको देखते हैं। तो ये तापक्रम जो है शरीर का वो किस में दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट में, और हमको कन्वर्ट करना है किस में, सेल्सियस में। तो अभी हमने उसका स्केल देखा था, क्या था फॉर्मूला, C/5 इक्वल्स टू F-32 डिवाइड बाई 9। तो हमको गिवन क्या है, फ़ारेनहाइट गिवन है, तो फ़ारेनहाइट कितना है, 98 डिग्री, 98.4 डिग्री, 98.4 डिग्री, 98.4 डिग्री। तो यहाँ पुट कर देते हैं C/5 इक्वल्स टू 90, F की जगह क्या आ जाएगा, 98.4 माइनस 32 डिवाइड बाई 9। तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/9 इंटू, इसको माइनस करें तो कितना आएगा, 0.4, 8 में से 2 6, 936। अगर इसको सॉल्व करें तो हमारा आंसर आता है 36.88। तो ये सिमिलर हो जाएगा, 36.88 समथिंग आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 36.89। तो ये क्या हुआ, हमने फ़ारेनहाइट को जो है सेल्सियस में कन्वर्ट किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक बिंदु जो है वो क्या होता जाता है, घटता जाता है, और ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब जो है वो बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे कथन तो करेक्ट है कि क्वथनांक बिंदु जो है वो घटता जाता है, लेकिन कारण जो है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वायुमंडलीय दाब जो है वो बढ़ता नहीं है, वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा,
कथन जो है वो क्या है, सही है, परंतु उसका कारण जो है वो क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो क्वथनांक बिंदु जो होता है, क्या होता है कि जिस ताप पर द्रव जो है वो क्या होना, बॉईल होना स्टार्ट होगा, तो द्रव के भीतर उस टाइम पर क्या होगा, जो द्रव के भीतर वाष्प का जो दाब है वो वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। यह वायुमंडलीय दाब के साथ क्या होते जाता है, परिवर्तित होते जाता है। इसको बोला जाता है क्वथनांक बिंदु जो है वायुमंडलीय दाब के साथ क्या होते जाता है, परिवर्तित होता है। तो परिवर्तित होता है तो ज्यादा होता है या कम होता है, ये देखते हैं। तो जैसे ऊंचाई पर जैसे ही जाते जाएंगे, पृथ्वी से जैसे ही ऊंचाई पर जाते जाएंगे आगे, तो वायुमंडलीय दाब जो है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और क्वथनांक भी जो है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। हम आदर्श गैस का नियम लिखते PV इज इक्वल टू RT, तो इसमें रिलेशन से देख सकते हैं। तो P जो होता है वो क्या होता है, दाब होता है, और T जो है वो क्या है, ताप है। ताप मतलब यहाँ पे भी हम एक ताप की ही बात कर रहे हैं, क्वथनांक जो है वो क्या है, एक ताप है, ताप की ही बात कर रहे हैं। तो दाब और ताप में कैसा रिलेशन दिखाई दे रहा है, सीधा रिलेशन है। मतलब अगर ये कम होगा तो ताप भी कम होगा, अगर दाब बढ़ेगा तो ताप भी बढ़ेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि वायुमंडलीय दाब के साथ जो क्वथनांक बिंदु है वो क्या होते जाता है, कम होते जाता है, अगर हम ऊंचाई में, अगर हम पृथ्वी से ऊपर जाते हैं, ऊंचाई अगर आगे जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से गुण हैं, तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति, वेग, क्या ये तीनों जो है वो बदल जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, या वेग और आवृत्ति है, या तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति है, या फिर तरंग दैर्घ्य और वेग है। तो ध्यान रखना, आवृत्ति जो है वो माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, चाहे हम वायु से कांच में जाए, चाहे कांच से वायु में आए, या सघन, उसी को बोला जाता है सघन से विरल या विरल से सघन में जाएं, तो आवृत्ति जो है कभी चेंज नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में आवृत्ति है, बी में आवृत्ति है, और ऑप्शन नंबर सी में आवृत्ति। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तरंग दैर्घ्य और वेग जो है वो क्या होता है, चेंज होता है, प्रभावित होता है, लेकिन आवृत्ति नहीं होता। तो विरल से सघन में जाने पर, विरल हम कहाँ जा रहे हैं, ये क्या हो गया, पिरामिड है अगर, तो प्रिज्म है अगर, तो ये क्या है, कांच है, और यहाँ क्या है, हवा है। तो ये हवा से कहाँ जा रहा है, कांच में जा रहा है। मतलब विरल से किस में जा रहा है, सघन माध्यम में जा रहा है। रेरर से किस में जा रहा है, डेंसर मीडियम में जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य और वेग में तो परिवर्तन होगा, लेकिन आवृत्ति वही रहेगी, क्योंकि वह जो है वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करती। तो तरंग दैर्घ्य जो है वो क्या होते जाती है, कम होती जाती है, और वेग जो है वो भी क्या होते जाता है, कम होते जाता है। हम एक रिलेशन देखते हैं तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति का, क्या होता है, लैम्डा इक्वल्स टू सी बाय न्यू, जहां पे न्यू जो है वो क्या है, आवृत्ति है, और सी क्या है, वेग है, प्रकाश का वेग, और लैम्डा क्या है, तरंग दैर्घ्य है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी है, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो यहाँ पे लैम्डा और जो सी है, मतलब तरंग दैर्घ्य और क्या है, वेग है, उसका कैसा रिलेशन दिखाई दे रहा है, सीधा रिलेशन दिखाई दे रहा है। मतलब अगर तरंग दैर्घ्य अगर जो है कम होता है तो वेग भी क्या होगा, कम होगा। तो तरंग दैर्घ्य कम हो जाती है तो वेग भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि आवृत्ति में तो कोई चेंजेस हो नहीं रहा है। आवृत्ति जो है वो कैसा है, कांस्टेंट है, उसको मीडियम से फर्क नहीं पड़ता, वो कैसा है, कांस्टेंट है। लेकिन तरंग दैर्घ्य और वेग जो है वो बदल जाएगी, और इसमें अगर इस रिलेशन से देखें तो लैम्डा और सी में सीधा रिलेशन है। मतलब अगर आवृत्ति तरंग दैर्घ्य बढ़ेगी तो वेग भी बढ़ेगा, और अगर तरंग दैर्घ्य कम होगी तो वेग भी कम होगी। तो हम देखते हैं कि विरल से सघन माध्यम में अगर जाएं तो तरंग दैर्घ्य कम होगी, मतलब वेग भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए है, बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होता है तथा इसकी आवृत्ति न्यूनतम होती है। बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य मतलब यहाँ पे तरंग दैर्घ्य मतलब लैम्डा, आवृत्ति की बात कर रहे हैं, न्यू की बात कर रहे हैं। तो बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होता है और आवृत्ति
क्या होती है, न्यूनतम होती है। बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होता है और इसकी आवृत्ति जो है वो अधिकतम होती है। बैंगनी प्रकाश की आवृत्ति न्यूनतम होती है तथा इसका तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो है वो क्या होता है, अधिकतम होता है तथा इसकी आवृत्ति जो है वो क्या होती है, अधिकतम होती है। हम देखते हैं यहाँ पे प्रिज्म से अगर कोई श्वेत प्रकाश गुजरता है तो वह 7 रंगों में जो है वो विभक्त हो जाता है। तो वो कलर कौन से हैं, वैबग्योर हैं, जिसको हम स्कूल टाइम में यही पढ़ते थे, बैजानी हपी नाला, बैजानी हपी नाला। V फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज और R फॉर रेड। तो ये बैजानी हपी नाला बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और क्या हो जाएगा, लाल। तो इसमें क्या होता है कलर्स में कि तरंग दैर्घ्य जो है वो बढ़ता जाता है। अगर इस सीरीज में बात करें वैबग्योर की तो तरंग दैर्घ्य जो है वो क्या होती जाती है, लैम्डा जो है वो क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है और जो आवृत्ति है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। जैसे कि हम इस टेबल में देख सकते हैं वेवलेंथ जो है वो किसमें है, नैनोमीटर में गिवन है और फ्रीक्वेंसी जो है वो टेरा हर्ट्ज में जो है वो गिवन, हर्ट्ज में जो है वो गिवन है। तो वायलेट में क्या होते जा रहा है, वेवलेंथ जो है वो क्या होते जा रहा है, बढ़ता जा रहा है 400 से 440, 440 460। तो अगर हम वैबग्योर से रेड की तरफ जाएं तो इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता दिखाई दे रहा है, बढ़ता दिखाई दे रहा है। और हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी क्या होते जा रही है, 680 से 789, 680 68। तो यहाँ पे क्या होती जा रही है, आवृत्ति जो है वो कम होती जा रही है। तो ये ध्यान रखना, ये सीरीज जो है वैबग्योर, या फिर इंग्लिश में अगर याद रखें तो वैबग्योर, हिंदी में याद रखें तो बैजानी हपी नाला। तो इसमें तरंग दैर्घ्य जो है वो बढ़ रही है और आवृत्ति क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये ध्यान रखो। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य जो है वो क्या होता है, बढ़ रहा है। मतलब वैबग्योर से जा रहा है तो तरंग दैर्घ्य बढ़ रहा है, आवृत्ति कम हो रही है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य जो है वो अधिकतम है और आवृत्ति कम है। तरंग दैर्घ्य अधिकतम है और आवृत्ति कम है। यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तरंग दैर्घ्य जो है वो अधिकतम हो जा रहा है और आवृत्ति न्यूनतम। तरंग दैर्घ्य, तो ऑप्शन ए को ले लेते हैं, अधिकतम होता जा रहा है और इसकी आवृत्ति जो है वो क्या होती जा रही है, न्यूनतम। कि बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो है वो अधिकतम, न्यूनतम होता जा, तरंग दैर्घ्य जो है वो क्या होती जा रही है, बढ़ते जा रही है। तो बैंगनी का तरंग दैर्घ्य क्या होगा, न्यूनतम होगा और उसकी आवृत्ति जो है वो क्या होगी, अधिकतम होगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा क्या, तरंग दैर्घ्य न्यूनतम, क्योंकि तरंग दैर्घ्य जो है वो क्या होती जा रही है, बढ़ते जा रही है। तो वैबग्योर की कम है, उसके बाद बी की जो है वो कम है, फिर आगे बढ़ते जाएंगे तो वो क्या होती जाएगी, अधिक होती जाएगी। तो बैंगनी प्रकाश का क्या तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगा, न्यूनतम और आवृत्ति जो है वो क्या हो जाएगा, अधिकतम। क्योंकि हमने पिछले उसमें भी रिलेशन देखा है लैम्डा इक्वल्स टू सी बाय न्यू। तो लैम्डा और न्यू में कैसा रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है। मतलब एक कम होगा तो दूसरा क्या होगा, ज्यादा होगा। तो तरंग दैर्घ्य जो है वो न्यूनतम है तो आवृत्ति क्या होगी, अधिकतम होगी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, दृष्टि पटल रेटिना पर जो चित्र बनता है, तो यहाँ पे ह्यूमन आई की बात कर रहा है कि उसके रेटिना पर जो चित्र बनता है वो कैसा बनता है, कि वो वास्तविक है या आभासी है या सीधा है या फिर उल्टा है। तो ऑप्शन नंबर ए है, यह वस्तु के बराबर होता है पर उल्टा होता है। यह वस्तु से छोटा है वह सीधा होता है। यह वस्तु से छोटा होता है वह उल्टा होता है। यह वस्तु के बराबर होता है वह सीधा होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यह वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है। तो अगर ये उल्टा होता है तो कैसा इमेज बनेगा, यहाँ पे वास्तविक। अगर उल्टा है तो कैसा इमेज बनेगा, वास्तविक इमेज बनेगा।
तो यहाँ पे हम ह्यूमनाइज की बात करें तो उसमें जो रेटिना होता है, रेटिना होता है जहाँ पे इमेज, रेटिना जो होता है वो पर्दा होता है जहाँ पे इमेज जो है वो बनता है। तो यह कई परतों में बना होता है जिसमें दो प्रकार के फोटो रिसेप्टर कोशिका जो है वो पाई जाती है। तो जिसमें से एक रॉड होता है और एक क्या होता है, शंकु होता है। तो शंकु जो है वो रंगों को बताता है, रंगों को दर्शाता है, और जो रॉड है वो प्रकाश की तीव्रता को, प्रकाश की तीव्रता को दर्शाता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और ये किसको वो करता है, कलर्स के लिए होता है शंकु जो है, और रॉड जो है वो प्रकाश की तीव्रता के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न विकिरणों को उनके आवृत्ति के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है रेडियो तरंगे, बी है एक्स किरणें, सी जो है सूक्ष्म तरंगे, और डी जो है वो पराबैंगनी किरणें। इसको सॉल्व करने से पहले हम चलते हैं आगे एक्सप्लेनेशन की ओर। हमको ये याद रखना है आर एम आई वी यू एक्स एंड जी। ये हो जाएगा आर से रेडियो वेव, माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंग, तरंगे, आई से हो जाएगा इंफ्रारेड, आई से हो जाएगा इंफ्रारेड, वी से हो जाएगा विजिबल रेज और रक्त किरणें, और यहां से हो जाएगा दृश्य किरणें। ये है अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी किरणें। एक्स से हो जाएगा एक्स रेज, जी से हो जाएगा गामा रेज। तो ये सीक्वेंस याद रखना, रम आर एम रम आई वी यू और एक्स जी, इसको ऐसे ही याद रखना। ये 3 का ग्रुप है, ये 2 का ग्रुप है। तो आर एम आई वी यू और एक्स जी, आर फॉर रेडियो, रेडियो वेव्स हो गए, एम फॉर माइक्रोवेव्स हो गए, आई फॉर इंफ्रारेड, वी फॉर विजिबल रेज और यू फॉर अल्ट्रासोनिक, एंड एक्स फॉर एक्स रेज और जी फॉर गामा रेज। तो हम इस सीक्वेंस में अगर याद रखें तो यहाँ इसमें जो है तरंग दैर्घ्य, अभी देखे थे वेवलेंथ जो है वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है, कम होता है। मतलब इस सीरीज में बात करें तो वेवलेंथ जो है वो क्या होता है, कम होता है, और जो आवृत्ति है न्यू वो क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। क्योंकि वैसे भी दोनों में कैसा रिलेशन है, अपोजिट रिलेशन है। हमने देखा है पिछले क्वेश्चन में लैम्डा इक्वल्स टू सी बाय न्यू, तो कैसा रिलेशन है, दोनों में उल्टा रिलेशन है लैम्डा और न्यू में। तो हम एक को याद रखें तो हमको आसानी से हम बता सकते हैं कि लैम्डा और न्यू में क्या कौन कम होगा कौन ज़्यादा होगा। तो तरंग दैर्घ्य को याद रख लेना कि इस सीक्वेंस में तरंग दैर्घ्य वो क्या होती है, घटती है, तो न्यू क्या होता जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, रम आर एम आई वी यू एक्स जी, ये याद है। और इसमें किसकी बात कर रहा है, आवृत्ति की बात कर रहे हैं। तो आवृत्ति क्या होता जाता है, इधर बढ़ता जाता है। इस सीरीज में देखिए तो आवृत्ति क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, घटते क्रम में लिखना है, मतलब हमको आवृत्ति जो है वो क्या है, बढ़ता है। ठीक है, तो आवृत्ति क्या होते जा रहे हैं, बढ़ता जा रहा है। तो हमको लिखना है घटते क्रम में, तो हमको कहाँ से लिखना पड़ेगा, यहाँ से जब बढ़ रहा है तो वो क्या हो गया, बढ़ते क्रम हो गया। तो हमको घटते क्रम में लिखना है तो पीछे से लिखना पड़ेगा। तो पीछे से लिखे तो यहाँ पे क्या आते जा रहे हैं, ऑप्शन में क्या क्या है, एक्स रेज आ गया, तो पहले क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, एक्स रेज। उसके बाद क्या है, एक्स के और आगे बढ़े तो क्या है, यहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेज आ रहा है, पराबैंगनी किरणें जो है, तो बी के बाद क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा।
और आगे बढ़े तो यहाँ पे क्या है, सूक्ष्म तरंग और रेडियो तरंगे हैं। तो सूक्ष्म तरंग ये है माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंग, तो उसके बाद क्या जाएगा माइक्रोवेव, तो सूक्ष्म तरंगे कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्या है रेडियो तरंगे ऑप्शन नंबर ए में है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी डी सी ए आ रहा है आंसर, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी डी सी ए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आवृत्ति के घटते क्रम में लिखिए, ठीक है। मतलब यहां से क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है जो आवृत्ति है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा जो है, जो अल्टरनेट करंट है, उसको किस में चेंज करती है, डायरेक्ट डीसी में चेंज करती है, डायरेक्ट करंट में। उसके लिए क्या यूज करते हैं, ऑप्शन ए है इन्वर्टर, ऑप्शन बी है रेक्टिफायर, ऑप्शन सी है ट्रांसफॉर्मर, ऑप्शन डी है ट्रांसमीटर। तो इसके लिए यूज किया जाता है क्या, रेक्टिफायर, जो किससे बना होता है, डायोड से बना होता है रेक्टिफायर जो है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, अल्फा कणों की खोज किसने की। ऑप्शन ए है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, विलेम के रोंटजन, जे रॉबर्ट ओपेनहीमर, एडवर्ड टेलर। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, अल्फा कणों की खोज किसने की, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अब बाकी जो ऑप्शन है उसने भी, इन वैज्ञानिकों ने भी किसी न किसी की खोज की है। तो हम देखते हैं किसकी किसकी खोज की है। तो रोंटेजन ने जो किसकी खोज की है, एक्सरे की, और ओपेनहीमर को क्या बोला जाता है, परमाणु बम के जनक, परमाणु बम के जनक बोला जाता है इनको, मतलब परमाणु बम की खोज की। और एडवर्ड टेलर जो है, इसने किसकी खोज की, हाइड्रोजन बम। तो इसका ऑप्शन क्या, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देख लेते हैं और भी कण हैं जिसके खोजकर्ताओं के नाम और उसका द्रव्यमान दिया हुआ है। तो प्रोटॉन की खोज किसने की है, गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन का क्या याद रखना, जेम्स चैडविक। इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन। अल्फा कण का क्या हो जाएगा, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जो कि हमने अभी क्वेश्चन में देखा। द्रव्यमान जो है वो प्रोटॉन का कितना होता है, 1.6 × 10⁻27, और न्यूट्रॉन का भी उतना ही होता है, 1.6 × 10⁻27 kg। और इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg। ये सब याद रखना, क्योंकि व्यापम में जो है वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, तो ये डायरेक्ट मतलब पूछा जाता है कि द्रव्यमान कितना होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, तो ये ध्यान रखना। और अल्फा कण का कितना हो जाएगा, 4 यूनिट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए है जल, ऑप्शन नंबर बी है ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर सी है कैडमियम, ऑप्शन नंबर डी है स्टील। इसके पहले चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की ओर। नाभिकीय रिएक्टर, ये जो पिक्चर दिखाई दे रहा है वो क्या है, नाभिकीय रिएक्टर के पार्ट्स हैं, जिसमें क्या क्या है, नियंत्रक छड़ है। अगर नाभिकीय रिएक्टर के भाग देखें यहाँ पे, तो एक मंदक है, शीतलक है, मंदक जो है, और क्या है, शीतलक जो उसको कूलेंट करने का काम करता है, नियंत्रक है, और क्या है, ईंधन है, और क्या है, परिरक्षक कंक्रीट की दीवार है, जो कि इस पूरे नाभिकीय रिएक्टर को जो है वो क्या करता है, कवर करता है। तो यहाँ पे मंदक के रूप में जो है किसका यूज किया जाता है, मंदक की दिखाई दे रहा, मंदक और शीतलक जो इसको ठंडा करने के लिए यूज होता है, नियंत्रक जो इसको न्यूट्रॉनों को नियंत्रित करेगा, जिसलिए नियंत्रण छड़ यूज होता है, और ईंधन जो इसमें यूज कर रहे हैं, ईंधन कौन कौन सा ईंधन जो है वो लगता है, और परिरक्षक कंक्रीट जो है, मतलब ये जो है वो किससे ढका होता है, तो वो किससे वो रहता है, परिरक्षित होता है कंक्रीट दीवार से। तो पहला है मंदक में क्या क्या यूज होता है, भारी जल है जिसको D2O भी लिखा जाता है, बेरियम ऑक्साइड है, बेरियम ऑक्साइड, और क्या है, ग्रेफाइट। शीतलक में सामान्य जल, भारी जल, और क्या है, द्रव्य सोडियम। तो ध्यान रखना, मंदक
में भी भारी जल यूज होता है और शीतलक में भी यूज होता है। नियंत्रक में क्या क्या है, बोरॉन और कैडमियम। नियंत्रक छड़ें जो है वो किसकी बनी होती है, बोरॉन और किसकी, कैडमियम की छड़ें होती हैं। ईंधन में हम क्या यूज करते हैं, फ्यूल जो होता है वो कौन सा होता है, यूरेनियम, पोलोनियम और क्या है, थोरियम यूज करते हैं। परिरक्षक क्या है, कंक्रीट की दीवार। ये पूरा जो सिस्टम होता है वो किससे कवर्ड होता है, कंक्रीट की दीवार होती है, उससे क्या होता है, कवर्ड होता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में, तो मंदक में भी हमने देखा क्या यूज करते हैं, ग्रेफाइट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी 19 का क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका उपयोग होता है, ग्रेफाइट का। और कैडमियम का किस में होता है, नियंत्रक छड़ों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 20, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन नंबर ए है नाभिकीय संलयन पर, ऑप्शन नंबर बी है नाभिकीय विखंडन पर, सी जो है उपयुक्त दोनों पर, उपयुक्त किसी पर नहीं। तो परमाणु बम जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करेगा, नाभिकीय विखंडन पर। तो यहाँ पे नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फीजन, विखंडन मतलब कि एक नाभिक जो है बहुत से, यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमको कि एक नाभिक जो है वो बहुत से अलग अलग परमाणु में क्या होते जा रहा है, टूटता जा रहा है। मतलब एक से बहुत सारे परमाणु में विखंडित होता जा रहा है। तो विखंडन ध्यान रखना ये। और न्यूक्लियर फीजन जो कि क्या होता है, नाभिकीय संलयन, जिसमें दो छोटे छोटे कण जो है वो एक बड़े कण में जो है वो क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा परमाणु बम, और इसमें एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, नाभिकीय संलयन में हाइड्रोजन बम। नाभिकीय संलयन में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम या फिर सूर्य में जो संलयन होता है, सूर्य में संलयन, तो ये इसका उदाहरण हो जाएगा। ओके, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ओके, थैंक यू।